अभी बोलूंगा मैं, जस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। फाइव फाइव स्टूडेंट्स 30। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स बिगिन। ओके फाइन। चलिए, तो यहाँ पर सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, ओके। तो ये हम बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हियर वी आर स्टडिंग अबाउट बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हैं दो पोल्स। आवाज आ रही है ना? पहले एक बार क्लियर कर लूँ मैं स्टार्ट करने से पहले। इज माई वॉइस ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, फाइन। sir. इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि हाँ कर सकते हैं। ओके, तो ये बार मैग्नेट हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। लास्ट क्लास में मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था। दैट वाज ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। वो कॉइल होती थी। फिर हमने वो 3D फिगर्स के लिए भी देखा था कि कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम मैग्नेटिक मोमेंट ही क्यों निकाल रहे हैं। हमको कैसे पता चला कि मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालना चाहिए इस वक्त, या कॉइल का ही होता है मैग्नेटिक मोमेंट। वो हमको ऐसे पता चला कि जो करंट कैरिंग कॉइल होती है, जो करंट कैरिंग कॉइल होती है, वो हमेशा एक छोटे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, which behaves like our plus charge and minus charge. Since we already know plus charge and minus charge इलेक्ट्रोस्टैट में उनको इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जाना गया था, इसीलिए हम छोटे मैग्नेट को, छोटे बार मैग्नेट को जिसके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, हम उसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं।
यानी कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज ए small bar magnet, therefore it must have a magnetic moment which we calculated by the formula I a vector, and we also know how to calculate that a vector. We have to curl the fingers in the direction of current and thumb indicates the direction of area vector. ठीक है, तो वो हमने बात करी थी, फिर 3D फिगर के लिए भी निकाल लिया था। उसके बाद हमने फिर एक गायरोमैग्नेटिक रेशियो निकाला था, दैट वाज m अपॉन l इज इक्वल्स टू q अपॉन 2m। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम निकालना जो कि रोटेशन का पार्ट होता है वो बहुत इजी होता है हमारे लिए निकाल पाना। अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं तो आपको उस एंगुलर मोमेंटम को किससे मल्टीप्लाई करना है, q बाई 2m से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। सो इट इज अ शॉर्ट पाथ बाय विच वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ distribution of charges when bodies are big or rigid, whose moment of inertia or we can say angular momentum is easily calculatable. तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बार मैग्नेट के बारे में, वो सारी बातें यहाँ पे दोबारा से आएंगी। ठीक है, तो बार मैग्नेट बहुत अच्छा सा पोर्शन है, बहुत इजीली कवर हो जाता है, बिल्कुल ये डाइपोल की तरह है हमारे। बार मैग्नेट इज लाइक अ डाइपोल, बिल्कुल हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, देखते चले। तो मैंने ये बार मैग्नेट बनाया है, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ये क्या बनाई है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं। दीज आर माय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं। बट इनसाइड इनसाइड द बार मैग्नेट देखिए आप, इनसाइड द बार मैग्नेट कहाँ से कहाँ जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। आउटसाइड द बार मैग्नेट कहाँ जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। क्या चीज जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और यहाँ पे सीधे जा रही है इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस वी से इट। अच्छा, तो नॉर्थ पोल जो है इज बिहेव्स लाइक ए प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज में से क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती थी। मैंने बताया था आपको, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं। तो सेम एनालॉजी लगा करके हम यहाँ पे भी ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल, हम नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, यानी इट इज सिमिलर टू प्लस क्यू चार्ज। तो हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं इसको, क्या नाम देते हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स गिव इट अ नेम, सब कुछ नाम दे देते हैं इसको। तो नॉर्थ पोल को हम क्या कहते हैं जनरली, अगर हम इसको कहते हैं प्लस एम, और साउथ पोल को क्या कह लेते हैं मेनली, हम माइनस एम कह लेते हैं। और एम क्यों यूज किया है हमने यहाँ पर, क्योंकि हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने प्लस एम और माइनस एम यूज किया है। प्लस एम का मतलब ये प्लस क्यू चार्ज के जैसा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इन शॉर्ट क्या लिखना चाहेंगे, अगर हम लिखें यहाँ पे, तो व्हाट इज दिस प्लस एम, तो इसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, और माइनस एम को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल, ऐसा हम कहते हैं यहाँ पर। साउथ पोल की ये पोल स्ट्रेंथ है। दे आर सिमिलर टू, सिमिलर कह रहे हैं, सिमिलर टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस, उसकी तरह बिहेव करते हैं, सिमिलर है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अगर ये सिमिलर है, ठीक है, तो हम ऐसी बात कह सकते हैं। अब क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस एम रखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे निकलती होंगी, अवे जाती हैं। अवे निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लस एम से, लाइक दिस। और माइनस एम से क्या होता है, माइनस एम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं। ये बात हम बिल्कुल कर चुके हैं सेम पहले भी, तो बिल्कुल सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सेम सा है, कुछ अलग नहीं है ज्यादा। तो ये चीजें हैं। यस, म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है किसी की। हाँ जी, तो ये प्लस एम और ये माइनस एम हो गया। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, समझ में आ गई बात, ये पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, इट इज सिमिलर टू चार्जेस। अच्छा, अगर मैं बात करूं अब और आगे,
हाँ जी बिल्कुल क्लोज लूप बनाता है। कहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बताओ कहाँ नहीं शो हो रहा है। हाँ जी, नहीं नहीं, देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है, हम ये बात जानते हैं ना कि हम पोल्स को कभी आइसोलेट नहीं कर पाते, ये बात तो सुना होगा, वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये बात तो सुनी है ना कि हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते पोल्स को। हाँ, वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो पेयर्स में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर जो बार मैग्नेट मैंने बाहर बनाया हुआ है, कि नॉर्थ पोल से जा रही हैं, साउथ पोल में एंटर कर रही हैं, और फिर साउथ से देखो दोबारा नॉर्थ में जा रही हैं, तो ये क्लोज लूप ही तो है, ये क्लोज लूप ही है। यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये मैंने क्या बनाया, मोनोपोल्स बनाया है, दीज आर मोनोपोल्स। मोनोपोल्स का मतलब दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये बस मैंने बताया है कि इनका बिहेवियर कैसा है। तो ठीक है, तो दीज आर बिहेवियर्स ऑफ पोल्स। रियलिटी में एग्जिस्ट थोड़ा ना कर पाएंगे ये पोल्स, ऐसे अलग 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 तो हो ही नहीं सकते, हमेशा कपल में होंगे, साथ में होंगे। तो साथ में होंगे तो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म होगा। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ पोल्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऐसा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। और अगर देखिए यहाँ पे, सपोज मैंने कुछ डायग्राम बनाए स्ट्रेंथ को लेकर के, बताना क्या होगा। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इसका है स्ट्रेंथ प्लस एम, इसका स्ट्रेंथ है माइनस एम। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। डिवाइड में कैसे करता हूँ, दो तरह से डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड का तरीका है मेरा पहला ये वाला तरीका, मैं इस तरह से डिवाइड करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट वे ऑफ डिवाइडिंग इट। सेकेंड वे इज लाइक दिस, आई विल डिवाइड इट। ठीक है, तो दिस इज माय सेकेंड वे। तो अगर मैं फर्स्ट वे से डिवाइड करता हूँ उसको, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। हाँ, तो हम कहेंगे सपोज मैंने ऐसे कर दिया, लाइक दिस, ऐसे इसको डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ एंड साउथ बन गया। तो हम पोल स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहेंगे इस केस में, अगर फर्स्ट केस में हम कर रहे हैं तो ये पोल स्ट्रेंथ इस केस में हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको चार्ज की तरह माना है और चार्ज को आपने बीच में से ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हाफ कर दिया, यहाँ हो जाएगी ऐसे ही सिमिलरली लाइक दिस। और अगर आपने दूसरा तरीका अपनाया सेम रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, ऐसा हम बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ रहेगी सेम, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, और ये हो गया प्लस एम, ये हो गया माइनस एम, लाइक दिस। तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ लेंथ में फर्क पड़ गया। तो यहाँ लेंथ कितनी है, यहाँ हम लिखेंगे लेंथ इज एल बाई टू, लेंथ इज एल बाई टू, एंड ओवर हियर वी विल राइट, यहाँ लेंथ वही है। ओके, बात समझ में आ गई ये चीज हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे आते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर जब हमने हॉरिजॉन्टली काटा तो स्ट्रेंथ कम हुई, लेकिन वर्टिकल में क्यों नहीं हुई? वर्टिकल में क्यों नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही हम काटते हैं ना वर्टिकली, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोबारा आ जाते हैं और उतने ही साइज के आते हैं जो कि पहले थे। जो साइज अगर नहीं बदल रहा है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल का, तो उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं बदलेगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि जो मोटा था वो नॉर्थ पोल, वो उतना ही मोटा है अभी भी काटने पर, इसलिए स्ट्रेंथ नहीं बदली। पर जब आपने आपने उसको ऐसे काट दिया तो आपने उसकी स्ट्रेंथ कम कर दी। ठीक है, आधा हो गया चार्ज जब आपने लॉन्गिट्यूड नहीं काटा तो। चलिए अच्छा, और देखते हैं आगे इसमें। तो अब इसमें हम बात करते हैं कैसे भी कैसे भी काटो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोबारा बन जाएंगे। कितने भी काट लो आप, कितने भी पीस कर लो उसके, आप इस तरह से कितने भी पीस कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ वही रहेगी जब तक उसकी थिकनेस वही है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये प्लस एम, ये माइनस एम, ठीक है। अच्छा, तो ये लेंथ है एल, ठीक है। ये है ज्योमेट्रिक लेंथ, ये जो एल मैंने लेंथ बनाई है ज्योमेट्रिक लेंथ है। एक होती है एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इज ऑलवेज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब ये होता है, इफेक्टिव लेंथ का मतलब मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए क्या कहने का मतलब है मेरा। अगर यहाँ पे अगर ऐसे निकल रही है फील्ड लाइंस तो ऐसे एंटर करेंगी, यहाँ से निकल रही हैं तो ऐसे एंटर करेंगी, लाइक दिस, लाइक दिस। तो दिख रहा है आपको ये पॉइंट यहाँ पे जो है, ये पॉइंट जो यहाँ पर है, ये क्या बता रहा है? ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन बता रहे हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है चीजें। ये जो पॉइंट बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसा देखने में इनको ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, और साउथ पोल कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। तो इफेक्टिव लेंथ किसको कहेंगे? इसी को कहेंगे। दिस इज ई इफेक्टिव, दिस इज इफेक्टिव लेंथ, एंड दिस लेंथ इज, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। ज्योमेट्रिकल लेंथ है ये। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब इसकी ज्योमेट्री है वो क्या कह रही है कि मैं कितना बड़ी हूँ मैग्नेट, मैं एल लेंथ की हूँ। पर जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव मतलब काम की जो लेंथ है, यहाँ पे एक्चुअल में नॉर्थ पोल बैठा हुआ है, साउथ पोल बैठा हुआ है, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। हालांकि क्वेश्चंस में इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है। इफ नॉट गिवन हम सेम लेते हैं, इफ नॉट गिवन एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एल ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर नहीं दिया तो हम दोनों को बराबर मान लेते हैं। अगर इस पे सवाल उठ जाए तो हमको एल इफेक्टिव लेना होता है। तो ये माइनस एम, ये प्लस एम। अच्छा, तो एक बात तो हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता था? माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव होता टू था, पॉजिटिव। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव होता था। पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक। नेगेटिव टू पॉजिटिव, साउथ हाँ, नॉर्थ। हाँ, हाँ, साउथ टू नॉर्थ कहेंगे हम उसको, लाइक दिस। ये है एम, ऐसा कहेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम जानते हैं, बिल्कुल सेम है सब कुछ, कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या कहना चाहिए हमको? क्या फॉर्मूला होना चाहिए हमारा अगर हम एनालॉजी लगाएं तो? क्या कहेंगे एम हम? इंटू एल। एम इंटू एल, ये तो हो गया एम इंटू एल। मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के बारे में हम कह देंगे कि साउथ से नॉर्थ जाती है। रही बात डायरेक्शन की तो हम कहेंगे साउथ टू नॉर्थ, ऐसा कह के छोड़ देंगे, बस ऐसा लिख के छोड़ दो। ये हो गया डायरेक्शन। तो ये काम करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया सिंपल, वही काम है, कुछ नई चीज नहीं है, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे आप आधे घंटे, सब कुछ सेम मिलेगा जो पुराना था, और सिलेबस भी कवर हो ही रहा है। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, एम इंटू एल, वेयर एम इज द पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, और क्या चीजें पढ़ते थे हम इसके बारे में वो भी जान लेते हैं। और क्या क्या पढ़ा था हमने? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल बार मैग्नेट, स्मॉल बार मैग्नेट, म्यूट कर दो शायद किसी का खुला है। इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल बार मैग्नेट फर्स्ट एट एक्सियल लोकेशन, एट एक्सियल लोकेशन। एक्सियल लोकेशन की बात करें तो कहाँ होगी? तो सपोज ये है मेरे पास एक स्मॉल बार मैग्नेट, बनाता हूँ मैं छोटा सा। ये छोटा है बार मैग्नेट, ओके। और
जो डिस्टेंस नापते हैं वो सेंटर से नापते हैं, और क्योंकि हम एक्सियल की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट पी ये रहा जहाँ पे निकालना है, और ये है कैपिटल एम, और डायरेक्शन जो होगी इसकी है यहाँ से यहाँ तक। तो बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, क्या होता था फॉर्मूला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहां पे तो हम कहते थे, वहां 2 kp कहते थे ना, 2 kp/r³ कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, k नहीं कहेंगे, एम k बाय की जगह कुछ और आ जाएगा, m। चलो देखो मैं बताता हूँ क्या आएगा, देखिए। तो एक एनालॉजी है, उसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलैरिटी जो है एनालॉजी, उसको यहाँ पहले देख लें कि क्या सिमिलैरिटी है, किसको क्या कहने लगे हम लोग। तो हमने प्लस क्यू को कहा प्लस एम यहाँ पर, माइनस क्यू को कहा माइनस एम यहाँ पे, और और वहाँ पे जो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पे हम कहने लगे म्यू0/4 पाई, ये कहने लगे। ठीक है, और ये चीज़ें हैं हमको पता होनी चाहिए। और वहाँ पे हम कहते थे P, तो यहाँ पे हम कहते हैं कैपिटल M। ठीक है, और वहाँ पे हम कहते थे 1/एप्सिलॉन, तो यहाँ कहने लगे हम उसको म्यू0। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे हम कहने लगे उसको म्यू0। तो ये चीज़ें हुई हैं। एनालॉजी अगर हम देखें किसको किससे रिप्लेस करेंगे तो हमको ये चीज़ करनी होगी। अच्छा, तो वहाँ इसी को हम K कहते थे। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो हम कह रहे हैं 2 kp/r³, पुराने वाले हिसाब से। तो नए हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू0/4 पाई 2m/r³, लाइक दिस वी कैन से इट, ये हो जाएगा। और ये है डायरेक्शन। तो हम ये बात जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे किधर होगा, इस तरफ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन सेम है जो कि इस एम का डायरेक्शन, देखिए एम का डायरेक्शन उसका डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने साइन जो है पॉजिटिव लगाया हुआ है, यहाँ पे जो साइन है पॉजिटिव ही है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो इसका भी सेम डायरेक्शन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। तो बनाते हैं छोटा सा मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ, और ये रहा वो पॉइंट आर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। कैसे पता चला हमको, क्योंकि हम जानते हैं साउथ से नॉर्थ से निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं, ऐसे होती हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे, यहाँ से निकलती हैं और ऐसे जाती हैं, ऐसे घूमती हैं, तो इधर डायरेक्शन क्या आ गया, इधर आ गया। वेयर एज यहाँ पे जो एम का डायरेक्शन है, एम का डायरेक्शन तो इधर ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, वो वहीं पर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बी इक्वेटोरियल, ये बी इक्वेटोरियल है। तो क्या हो जाएगा बी इक्वेटोरियल अगर हम लिखें, तो हम सब जानते ही हैं माइनस म्यू0/4 म्यू0/4 हाँ m/r³। m/r³। माइनस आया है इस बात को बताने के लिए कि डायरेक्शन आपका उल्टा है, जो एम का है उससे उल्टा डायरेक्शन है। ठीक है, तो एम का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि पुराने वाले जैसी ही हैं। अगले पेज पे आते हैं। at arbitrary location, at arbitrary location, आर्बिट्री लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। ये तो है हमारा m इस तरह से, और आर्बिट्री लोकेशन हम ले रहे हैं इधर, दिस इज r, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा,
नाउ व्हाट वी डू, क्या ट्रेंड लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, इस डाइपोल मोमेंट के, इस मोमेंट के दो कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग, इस मोमेंट के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ये काम हम करते हैं। तो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट होगा m साइन थीटा और ये वाला होगा m cos थीटा। अच्छा, फॉर cos थीटा, अगर if we look at this m cos theta, this magnetic moment of m cos theta, for this point P, this point R is at which point? Axial point, axial point पे है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये यस पॉइंट सर। P है यहाँ पे, वो है एक्सियल पे। तो एक्सियल पे है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं यहाँ पे दो पार्ट आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, इधर आएगा एक और एक आएगा इस तरफ, लाइक दिस। तो ये हो गया बी एक्सियल, ये हो गया बी इक्वेटोरियल। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। और इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज एंगल फाई। ओके, तो व्हाट इज बी एक्सियल, बी इक्वेटोरियल वी ऑल नो, हम सब जानते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, कितना होगा बी एक्सियल, बी एक्सियल लिखता हूं मैं, हाँ, यस, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ m cos थीटा अपॉन r क्यूब। और b इक्वेटोरियल होगा, इसको लिखते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब। बी नेट अगर हम निकालें तो कितना आता है, बी नेट आ जाता है, क्या आता था 2 kp, क्या होता था, नहीं kp बाई r क्यूब होता था। तो यानी कि म्यू नॉट रूट अपॉन 4 पाई थीटा प्लस kp 1 plus m 3 cos r क्यूब 1 प्लस 3 cos 3 theta. cos 3 cos स्क्वायर, थीटा ये आता स्क्वायर था। थीटा। ठीक सर है, वहाँ ये बी होता था, इक्वेटोरियल में नेगेटिव साइन नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे साइन नहीं लगाया, देखो बी लिखा है ना, ऊपर साइन नहीं लगाया वेक्टर का। इसका ओके मतलब सर। मैं डायग्राम में बना चुका हूँ, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है ना, बी एक्सियल इधर है, बी टॉल इधर है। तो जब मैं एरो के थ्रू दिखा चुका हूँ यहाँ पे, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर, आई एम राइटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्शन आर इंडिकेटिव इन द डायग्राम इटसेल्फ। तो फिर मैंने बी नेट निकाल लिया। अब मेरे से पूछा जाए कि बताओ ये tan फाई कितना है, tan फाई कितना होगा, तो हम कहेंगे इट इज tan थीटा पूरा डिवाइडेड बाई 2 करना है, ये ध्यान रखिएगा, आपको सब मालूम है, ये चीज हम कर चुके हैं। ओके, तो ये चीज तो हमको पता थी, बस कंपेयर करना आना चाहिए कि किसको क्या लिखना है, तो ये काम हो जाएगा आसानी से। अच्छा, जिस थीटा, ये थीटा क्या है यहाँ पे, कभी कभी लोग ना इसमें गलतियां कर देते, तो इसमें लिख देता हूँ, हालांकि कुछ के लिए बहुत आसान सी बात है ये। तो थीटा है क्या, एंगल इट इज एंगल बिटवीन m and r vector of point P, या पॉइंट P ले लीजिए, ये है, तो एंगल बिटवीन m एंड r वो है, ये ध्यान रखिए। ये बात लगती छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, ओके, तो ये बात हमने देख ली, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लिख रहे हैं मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग। ओके, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, लाइक दिस। यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ,
तो इस पे ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड जो वाइट वाइट आ रहा है, पैरेलल ये मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से आता है, हम जानते हैं सोर्स नॉर्थ ऑफ से दिस आता है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आ रहा है। अगर नॉर्थ से आ रहा है तो इस पे फोर्स लगाएगा ना, नॉर्थ पोल पे रिपेल करेगा इसको, तो इसको रिपेल करेगा, कितने फोर्स से करेगा रिपेल, बताओ कितना फोर्स लगेगा ये, हाउ मच विल बी दिस फोर्स, एनालॉजी लगाइए, बताइए कितना फोर्स लगेगा इस पे। बीएम। बीएम। बी एम, यानी कि एम बी हम कह सकते हैं, एम बी हम कह सकते हैं, वहां पे क्यू ई कहते थे, यहाँ पे एम बी कह रहे हैं, तो ये फोर्स लगा, तो नेट फोर्स कितना आ जाता है इस पे, एफ नेट, ये जीरो आता जीरो। था, हम ये भी जानते हैं। अच्छा, एफ नेट जीरो आने का मतलब होता था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आ गया। अच्छा, यानी कि अगर ये पॉइंट जो कि सी ओ एम है, अगर ये रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, v कांस्टेंट होना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। तो है कैसा यहाँ पे, ये रेस्ट पे था ना, अगर ये रेस्ट पे था, अगर ये रेस्ट पे था, अरे यार गुस्सा आता है अगर आप भी लिट्टी व्यवहार आपको ऐसे करते ये भी तो करती है। अरे मीठी कौन है, पीछे आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, प्लीज ध्यान रखो, और आप ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पे कोई ना हो, कोई आवाज ना आए, आपका रूम लॉक हो जाए। मैं भी यहाँ पढ़ाता हूँ, एसी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, एसी में मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं सब, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि शांति से रूम में अलग से बैठा हुआ हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए आप लोगों को। तो आप भी मेक श्योर रहें, आप पढ़ें, शांति से पढ़ें, कोई बैकग्राउंड में आवाज ना आए, आप भी का डिस्टरबेंस होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि v जो आया सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो हमेशा वो रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि वी सी ओ एम जीरो, एक्सेलरेशन आ गया जीरो, ये आ गया कांस्टेंट, यानी जैसा था वैसे ही रहेगा। तो था कैसा, था रुका हुआ था तो रुका ही रहेगा, जीरो वेलोसिटी थी तो जीरो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो ये मीनिंग है। तो अब इसमें हम निकालते हैं टॉर्क, तो टॉर्क क्या आना चाहिए इस हिसाब से, अगर एनालॉजी के हिसाब से हम काम कर ही रहे हैं, तो टॉर्क क्या आना चाहिए, तो टॉर्क आएगा, टॉर्क बताइए। आई एमएम। अल्फा। हाँ, आई अल्फा। ये तो फॉर्मूला है, सभी टॉर्क को हम आई अल्फा के बराबर पुट करते हैं, ये तो स्टेटमेंट है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, एफ इज टू एम ए। एफ, एफ है क्या ये पूछ रहा हूं मैं, कैपिटल एम बी। नहीं, वहां पे क्या होता था टॉर्क, बताओ, डाइपोल में टॉर्क क्या होता था, पी एफ क्रॉस ई नहीं क्रॉस होता टी। था, हाँ पी एम क्रॉस क्रॉस, बी होता था। हाँ, एफ। एम तो यहाँ क्रॉस पे हो बी जाएगा होता था। एम, एम क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम क्रॉस बी, तो हम टॉर्क निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे एम क्रॉस बी, ये ध्यान रखें कैपिटल एम है, मेक श्योर इट इज कैपिटल एम नॉट स्मॉल एम, तो एम क्रॉस बी आ गया। तो इसको हम कब यूज करेंगे, डायरेक्टली, वी यूज डायरेक्टली, वी यूज दिस directly when m and b are in ijk form, बस। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, हम ऐसे लिखें इसको, एम बी साइन थीटा, और ये इसको कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकाल लो या फिर पाम रूल से निकाल लो, इसकी डायरेक्शन हम पाम रूल से निकाल सकते हैं। तो ये वाला तरीका कब यूज करना है, जब मैग्नीट्यूड दिया हो, when magnitude and direction, या यूं कहो थीटा इज गिवन, ये जब करना होता है। अच्छा, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए एक और चीज देखते हैं फिर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बताइए। यस, एम बी कॉस थीटा और एम डॉट बी। माइनस एम डॉट बी। भूलो मत, ये है। तो आ गया ये चीज। आई जे के हो तब ऐसा करना है। ठीक है। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं जरा, इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? मैं इक्विलिब्रियम ही क्यों कह रहा हूं? हाउ एम आई श्योर कि इक्विलिब्रियम है? क्योंकि फोर्स तो जीरो है ना, अभी पढ़ के आया मैं, देखो यहाँ पे फोर्स जीरो है। तो भाई अगर फोर्स जीरो है तो हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम तो है, ये बात तो ठीक है, पर वेदर इट इज स्टेबल और नॉट वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम एनर्जी के थ्रू भी डिसाइड कर सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब U मिनिमम, व्हेन और क्या लिखेंगे हम? मिनिमम व्हेन U मिनिमम, दैट इज व्हेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 0 डिग्री हो। थीटा 180 वन से माइनस हो जाएगा ना। नहीं, माइनस तो फॉर्मूले का पहले से है ना, इसीलिए देखो ऊपर फॉर्मूला, वहां पहले से ही माइनस है। तो वो कह रहा है कि आप थीटा 0 ले लो चुपचाप, और मैं नेगेटिव हो जाऊंगा और कम सबसे कम होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ? थीटा 0 होने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो हमारा मैग्नेट है कैसे रखे हुए हैं? बताओ कैसे रखे हुए हैं? इस पैरेलल तरह से रखे हुए, ऐसे रखे हुए हैं, पार लग गया। देख लीजिए ऐसे, है ना। यहाँ पे एम भी इधर ही है और बी भी क्या है, उधर ही है। तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं थीटा 0 आ गया। तो यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसे रखेंगे, इस सिचुएशन में रखेंगे। अगर आप अनस्टेबल चाहते हैं, अनस्टेबल चाहते हैं तो क्या होगा? तब 180 डिग्री की रख देंगे। तब हम, ये जगह नहीं मिल रही, खैर चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। चलिए, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम U max at U max, that is at theta is equals to 180 डिग्री जब होगा तभी ऐसा होगा। तो उस केस में कैसा दिखेगा हमको सिचुएशन? दोनों एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल हो जाएंगे लाइक दिस, ये नॉर्थ तो यहाँ साउथ। कल टेस्ट दिया था आप लोगों ने, किसी के कितने हाईएस्ट आए बताओ जरा। अच्छा खासा पेपर था वो, इतना अच्छा तो नहीं गया होगा। किसी ने दिया हो तो शेयर करना चाहे तो कर सकता है। चलिए, तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। तो अनस्टेबल का मतलब क्या है, क्या होता है मतलब अनस्टेबल का? कि अगर हमने जरा सा भी हिलाया है ना तो पूरा पलट जाएगा। ये बात जानते हैं, बेसिक सी बात है। स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब वो है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको छेड़ा तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अनस्टेबल वाले को आपने जरा सा भी हिलाया
तो वो बहुत ज़्यादा हिल जाएगा और जगह ही बदल देगा अपनी। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑसिलेशन अगर हो रही है, इफ एनीथिंग इज 90 परफॉर्मिंग, डिग्री। अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है तो ऑसिलेट कब करेगी कोई चीज? स्टेबल इक्विलिब्रियम में करेगी या अनस्टेबल में करेगी? ये सोचिए, बताइए। ये बात मैंने बताई थी। अनस्टेबल। ऑसिलेटरी अनस्टेबल पे नहीं होता है, वो स्टेबल पे होता है। स्टेबल पे ही होगा, अपनी हाँ, पोजीशन वापस आएगी। अपनी पोजीशन वापस लाना चाहता है ना वो। जब अब कोई चीज अपनी चीज वापस पाना चाहती है तभी तो उसको कहते हैं कि वो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने का मतलब चक्कर लगा रहा है। कोई चीज आपके घर के अगर चक्कर लगाए तो उसका मतलब क्या है? वो आपको पाना चाहता है। तो ऐसे ही है, अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है तो अपनी स्टेबल पोजीशन वो पाना चाहती है, इसीलिए वो ऑसिलेट कर रही है कि कब चक्कर काट रही है उस जगह के। ठीक है, तो ये बात छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखा करो। अच्छा, तो अब जब स्टेबल की हमने बात कर ली कि स्टेबल कब आता है और वो चक्कर भी काटता है, ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन कैन बिकम SHM मोशन व्हेन ऑसिलेशंस आर स्मॉल, व्हेन डिस्टरबेंस गिवन टू द ऑसिलेशन इज लेस। तो हम यहाँ पे निकालेंगे टाइम पीरियड। अब मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बेसिकली SHM की मैं बात कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा डायग्राम बना दूं। तो यहाँ पे अगर मैं ये बार मैग्नेट बनाता हूँ, तो यह है बार मैग्नेट, दिस इज साउथ, और मैंने इसको हिलाया है अभी बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं है। यह है थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, इस पे फोर्स लग रहा है इधर। तो ये फोर्स क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे इस तरफ रोटेट करा देंगे इसको। ये सेंटर ऑफ मास है इसका, है ना? तो ये फोर्स घुमवा देंगे इसे। तो टॉर्क तो हम जानते ही हैं कितना होगा इस इंस्टेंट पे। टॉर्क, इस इंस्टेंट पे टॉर्क होगा, अगर हम निकालें तो इट विल बी PE साइन थीटा। ये होगा टॉर्क, और किधर घूम रहा है? इधर घूमेगा। ये डायरेक्शन बता दी मैंने। ये जो टॉर्क है इसका डायरेक्शन किधर है? इधर घुमा रहा है ना, इस तरफ घुमाएगा। ठीक है। ऑल्सो हम ये बात भी जानते हैं, टॉर्क, समेशन ऑफ टॉर्क बराबर क्या होता है? कोई भी टॉर्क उठा लाओ, दुनिया का कोई भी टॉर्क उठा लाओ, वो सब किसके बराबर होते हैं? आई अल्फा। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम जिस पे टॉर्क लग रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा PE साइन थीटा इक्वल्स टू, आई को आई रहने देते हैं, और इस अल्फा को हम यहाँ लिख देते हैं, अल्फा हो गया ये। ठीक है। अच्छा, तो अल्फा बराबर क्या आएगा? PE साइन थीटा अपॉन आई आएगा यहाँ पे। हाँ जी, सर आप PE लिख रहे हो, ये मैग्नेटिक। ओहो, सही कह रहे हो आप। सॉरी, ये चीज यही होता है एनालॉजी का घाटा, कि हम किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं। P नहीं लिखना चाहिए था, MB लिखना चाहिए था। देखिए, MB होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, MB लाइक दिस, ये हो गया। ठीक है। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो हम अल्फा को लिख सकते हैं MB थीटा अपॉन आई, और इस now comparing with
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है? इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसको कहते हैं एंगुलर एसएचएम। जैसे कि हम एसएचएम में कहते थे ओमेगा स्क्वायर एक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी अल्फा की? ये एक्सेलरेशन की होती थी ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे है एंगुलर एक्सेलरेशन है ये, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसमें क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सब जगह माइनस आना चाहिए, इधर यहाँ पे भी आना चाहिए माइनस। ठीक है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। अब मैं कंपेयर करूँ इससे, इसको कंपेयर करो आप, तो क्या कहोगे? ओमेगा स्क्वायर ऑन कंपेरिजन, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई। ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। देयरफॉर टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा एंड टी हो जाएगा फिर 2 पाई आई अपॉन एम बी। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ये टाइम पीरियड है। ये किसके अबाउट है? ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये ध्यान रखें, आई किसके अबाउट ले रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं। तो टाइम पीरियड निकाल दिया। यानी कि अगर आप इस वाले मैग्नेट को हल्का सा हिलाते हैं और छोड़ देते हैं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इस तरह से घूमता रहेगा लाइक दिस। और उसका टाइम पीरियड क्या होगा? इट विल बी दिस। एनी डाउट इन दिस? चलिए, सही है। तो टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया। एक चीज और मुझे बतानी है, एक स्लाइड थी पुरानी वाली, इसी पे मुझे बताना है एक चीज। यहाँ पे हम ये काम कर रहे थे, एक केस और लेता हूँ मैं, थर्ड केस लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने दो मैग्नेट रखे ऐसे, एक ऐसे रखा और एक ऐसे रखा, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ। इसका है प्लस m1 तो ऑब्वियसली इसका माइनस m1 हो जाएगा। इसका है प्लस m2 तो ऑब्वियसली इसका ये माइनस m2 हो जाएगा। ये कंबाइन ऐसे रख दिया मैग्नेट, तो मैं क्या कहूँगा? नेट इफेक्ट विल बी हाउ मच? मैं कहूँगा, सॉरी यहाँ पे मुझे अलग लिखना चाहिए था, एक सेकेंड, ये होगा तो यहाँ पे मुझे लिखना है माइनस m2 और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इसका ओवरऑल स्ट्रेंथ जो हो जाएगा इस जगह का, वो होगा m1 माइनस m2। ये स्ट्रेंथ हो जाएगा यहाँ पे अब, क्योंकि आपने दोनों को एक साथ मिला करके रख दिया है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। और इधर का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा फिर? इसका अपोजिट होता है ना, ये अपोजिट होता है। तो m2 माइनस m1 स्ट्रेंथ हो गया, आपने मिला के रख दिया, कंबाइंड। तो ये कंबाइंड है। ठीक है, चलिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यही लिखते हैं। ये म्यूट कर दो। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि सपोज इसको आप
यहाँ लिखने में टाइम लग जाए, इसलिए मैं बनाता हूँ ध्यान से। इसको होमवर्क में रखते हैं यार हम लोग, ठीक है। मैं हिंट दे दूंगा क्या करना है, आप होमवर्क में रखिए, आंसर भी लिख दूंगा इसका। सपोज मेरे पास था ये मैग्नेट, ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। कितना एंगल है जी ये है 120 डिग्री। तो क्या होगा इसका हाल बताओ। क्या ये यहाँ पे रखूंगा तो यहीं पे रहेगा क्या? क्या होगा, कहाँ जाएगा ये? एंगुलर वेलोसिटी when it makes 60 degree angle with B। यहाँ पे जो था ये रेस्ट में था, तो ये जब यहाँ पे आया होगा तो घूम रहा होगा कुछ ना कुछ, ओमेगा से घूम रहा होगा कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ इसका ओमेगा होगा। वही हमको बताना है कि कितना होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप इसको प्रूव करके लेकर के आएंगे कि कैसे आया। तो आंसर इज ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mb अपॉन ICM। ICM गिवन है इसका, ठीक है, ये चीज गिवन है, जो चीज है वो फिक्स है, गिवन है, वो m गिवन है, b तो दिया ही है, m दिया हुआ है और I दिया हुआ है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि कैसे आया है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, सब दिखाएंगे करके मेरे को। चलो तो मैग्नेट के बारे में हमने देख लिया कि क्या होता है, मैग्नेट कैसा है। तो मैग्नेट इस हिसाब से तो खत्म हो गया, मैग्नेट में कुछ नहीं बचा। चलो कुछ सवाल और देख लेते हैं हम लोग, और सवाल देख लें कुछ, थोड़ा सा क्या है ये। बताना, ठीक है। कुछ सवाल, 2 सवाल लूंगा, 1-2 सवाल, ज्यादा नहीं। ये है मेरे पास मैग्नेट, ठीक है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेंथ इसकी m है, l है इसकी लेंथ। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो है m के बराबर। नाउ इसको मोड़ के ऐसा कर दिया, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए पर ठीक है, इतना ऐसे बना दिया मैंने, इसको मोड़ के यहाँ पे। तो अब बताइए इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बताओ। ये पूछा जा रहा है सवाल में कि फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट।
तो कैसे करें जी, तो अब देखते जाइए, ठीक है। देखिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ सवाल, अब देखते जाओ। 2-3 तरीके हैं, एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ मैं, एक्चुअल तरीका क्या है समझने का। सर 2m/π। हाँ सही लग रहा है मेरे को, सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, इन जनरल कैसे करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है, ये है प्लस एम, सभी जानते हैं, यहाँ ये माइनस एम, और यहाँ पे किधर है, ये रहा प्लस एम और ये रहा माइनस एम। तो क्या ये डिस्टेंस बता सकते हैं हम लोग कि ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r। अगर रेडियस इसका r है तो कितना है, 2r है। अच्छा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा यहाँ पे, m डैश कितना होगा, m डैश होगा m इंटू 2r, यही कहेंगे ना। और यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे तो हम कहेंगे m इंटू एल सर, ये है। और इस वाले डायग्राम में क्या कहेंगे, हम कहेंगे m इंटू 2r, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, मैग्नेटिक चार्जेस कहते हैं इनको हम, पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और हम क्या कहेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए मैग्नेटिक चार्ज। दिस इज मैग्नेटिक प्लस एम चार्ज, मैग्नेटिक माइनस एम चार्ज, तो ये m इंटू 2r हो गया। अब हमको बात आ रही है कि हमको इस r के टर्म्स में नहीं लिखना है, हमको तो लिखना है इस m के टर्म्स में, इसको हटाना है r को, तो हम ये लिख सकते हैं ऑल्सो पाई r इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू l। ये भी है क्योंकि जो लेंथ है ये वाली, ये पाई r लेंथ है, तो ये लेंथ जो है ये क्या है, ये l लेंथ है ना पूरी, ये पूरी लेंथ l है, तो ये l लेंथ किसके बराबर, पाई r के बराबर, देयरफॉर r इज इक्वल टू l अपॉन पाई, देयरफॉर m डैश इज इक्वल्स टू m इंटू ट्वाइस ऑफ l अपॉन पाई। अगर आप देखें ये क्या चीज है, ये वाली, ये तो प्रीवियस वाला m है, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 अपॉन पाई इंटू कैपिटल M, इट इज m डैश, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी वो सवाल करेगा, इस तरह के सवाल वो देता है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। ये है जी साउथ, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, ये है नॉर्थ, इसका है m, इसका भी है m, फाइंड m नेट। चलो जी हो जाओ शुरू और बताओ क्या होगा m नेट। सोचिए सोचिए, क्या होगा बताओ। सर थीटा गिवन है इनके बीच का। अरे हाँ सही कहा आपने, ये है 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, एम हो जाएगा सर। सर एम आ जाएगा, वेक्टर लॉ। सोच लो। मुझे मालूम था आप एम कहोगे, इसलिए ना मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके रखा है इसको। उनका एंगल 60 डिग्री है सर बीच में। ओ सर नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ एंगल 120 नहीं है, √3 आएगा, √3 ठीक है। यस, क्योंकि यहाँ पे जो m है वो इधर है, ये डायरेक्शन m का इधर है, यहाँ पे m का डायरेक्शन इधर है। हाउ डू वी फाइंड द रिजल्टेंट, प्लेस द वेक्टर टेल टू टेल, टेल टू टेल रखो वेक्टर्स को, रख दिया। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, प्लेस द वेक्टर टेल टू टेल टू फाइंड द रिजल्टेंट, तो रख दिया मैं टेल टू टेल। कितना एंगल आ रहा है टेल टू टेल रखने के बाद, 60 आ रहा है। ये m है, ये भी m है, तो जब भी ऐसा होता है तो कितना आता है रिजल्टेंट, मैंने आपको बताया था, इसको याद रखेंगे। रिजल्टेंट इज √3m, ये आता है √3m, तो m नेट हो गया √3m, दिस इज द आंसर। ऐसे करना है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से
फंसा सकता है वो। अच्छा चलो एक और सवाल लेता हूँ, फिर से फंसाते हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है फंसाने में। चलिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड। चलो थोड़ा सा आसान कर देता हूँ उसे। बताइए एम नेट। जीरो हो जाएगा। क्यों? जीरो हो गया। सही है, जीरो होगा। कैसे? एक एम आपने बनाया ऐसे। कंपोनेंट ही कट जाएंगे दोनों के। हाँ बिल्कुल। देखो अब ऐसे देखो, ये आ रहा है ऐसे, ये मोमेंट उधर आ रहा है, एक फिर इधर जा रहा है, एक फिर इधर जा रहा है, बिल्कुल सब सेम है। रिजल्टेंट बचा ही कहाँ, जीरो हो गया ना रिजल्टेंट तो। रिजल्टेंट तो वो होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई गैप हो तभी तो रिजल्टेंट आएगा, नहीं तो गैप ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? रिजल्टेंट निकालो आप तो जीरो हो जाएगा इसमें, एम नेट जीरो। वह वेक्टर कितना अच्छे से जानते हैं ये उस बात पे डिपेंड करेगा। तो जीरो आ गया। अच्छा चलो एक और से सवाल लेके फंसाता हूँ मैं, अब तो पक्का फंसोगे। यहीं पे लिखता हूँ। Question is like this now. South north, south north, south north, north south। अब बताओ चलो, सबका एम है ये, एम नेट क्या होगा? हम्म, क्या आएगा एम नेट? 2m हो जाएगा, प्लस 2m। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टू एम बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2m। बहुत सही बोला आपने, सब सही है। तो इसका रिजल्ट कैसे करा हमने इसको? एक वेक्टर बनाया ऐसे, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे इधर जा वाले रहा है। कंपोनेंट कट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो। तो कौन कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं? ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों बच्चे हैं ना, ये वाले और ये वाले, तो इक्वल्स टू 2m हो जाएगा ये। इधर आएगा डायरेक्शन 2m। दिस इज द आंसर। ठीक है, लाइक दिस वी कैन डू इट। आपके ऐसे सवाल मिल जाएंगे आपको अपने मॉड्यूल में भी। ठीक है चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अगले पे आते हैं, दैट इज magnetic field due to
सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है? सो सोलेनॉइड, मान लीजिए ऐसा है कुछ, ये कोई बॉक्स है मेरे पास, सिलिंड्रिकल बॉक्स है ये, और इस पे मैंने वायर्स लपेट दी ऐसे। ऐसे मैं वायर्स लपेटता जा रहा हूं। तो ये करंट जा रही है आई, ये निकल गई बाहर आई। ठीक है, तो यहाँ करंट ऐसे इसमें एंटर करी, फिर ऐसे घूमी। अच्छा, इसी को ना सोलेनॉइड कहते हैं। जो वायर हमने इस तरह से बांध रखी है ना इस पे, यही सोलेनॉइड है। रैपिंग द वायर अराउंड ए सिलिंड्रिकल कोर इज सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की कुछ खासियत होती हैं। ये कितने चक्कर लग रहे हैं, एन, एक एन टर्म होता है इसमें, जो कि बताता है, क्या बताता है ये, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n is what? n is number of turns per unit length, कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अच्छा, कैपिटल N क्या बताता है? सिर्फ ये बताता है नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N हुआ तो नंबर ऑफ टर्न्स, छोटा n हुआ तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी इसकी लेंथ है अगर L, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर n बराबर n बाई L, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खासियत है सोलेनॉइड की, वो जान लीजिए आप, ये खासियत है। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे करंट कैसे जा रही है। यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो कैसे जा रही है, अंदर जा रही है या बाहर जा रही है आपके हिसाब से? यहाँ पे वायर घूम के कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है ना, इस जगह पर, इस जगह पे करंट अंदर जा रही है। म्यूट कर लो। यहाँ है क्रॉस, ये अंदर जा रही है करंट, यहाँ पे है डॉट, बाहर निकल रही है करंट। ये करंट है यहाँ पर। तो क्या चीज है, क्रॉस एंड डॉट, डायरेक्शन ऑफ करंट है। मैग्नेटिक फील्ड ना समझ ले इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट एट टॉप एंड बॉटम, डायरेक्शन ऑफ करंट है। अच्छा जी, तो ये बात तो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट है कि ऊपर वाले में अंदर जा रही है वायर्स, अंदर जा रही होंगी, यहाँ बाहर निकल रही हैं ऐसे, तो यहाँ पे अंदर जा रही हैं। तो ऐसा बना सकते हैं इसको हम। तो यहाँ बना लेते हैं। ऐसे इसको भी सर्कल कर दे, तो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ पे कहीं पॉइंट P पे यहाँ बैठे हुए हैं, इस पॉइंट P पे यहाँ बैठे हुए हम लोग, और हमने देखा यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये वाला, यहाँ से नाप रहे हैं इस एंगल को, ये एंगल है अल्फा, और ये जो एंगल है यहाँ से, ये है बीटा। ठीक है, अच्छा, अगर आप
इस तरफ से देखें एक बार, अपनी आंखें यहाँ पे लगाएं और देखें तो क्या दिखेगा आपको। यहाँ करंट का फ्लो कैसा है, यहाँ से आप देख रहे हैं करंट का फ्लो कैसा कह रहे हैं आप, या फिर आप यहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो, मर्जी आपकी है। अच्छा बताओ, यहाँ से देखने में करंट का फ्लो कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ से देख रहे हैं एंटी क्लॉक। करंट अंदर जा रहा है ना, यहाँ देखो, यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ बाहर निकल रहा है, तो करंट कैसे जा रहा होगा, गोल घूम रहा होगा ना ऐसे, लाइक दिस, ऐसे घूम रहा होगा करंट। तो अरे यहाँ से देखने पे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे आपको तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। देख लीजिए, सोच लीजिए इस बात को। सर विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है। विजुलाइज कैसे करने में प्रॉब्लम समझे? आ रही है। देखिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, अपना वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, फटाफट से देखो। तो मैं पूरा विजिबल हूँ ना, देखिए देख रहा हूँ मैं, ये छोटा दिख रहा हूँ, बड़ा करूँ, बड़ा नहीं हो पाएगा। यस सर, नहीं बड़ा नहीं दिख पा रहा हूँ मैं, अपने सही आपको दिख कैसे रहा है। करें, सही दिख रहा है ना, ठीक है, बड़ा कर लिया होगा आपने पिन करके, ठीक है। तो देखिए ये सोलेनॉइड है, ये है सोलेनॉइड, इसके ऊपर मैंने रैपिंग कर रखी है वायर्स की। तो सपोज अगर यहाँ रुको, मुझे ना पहले ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज़ और है, बैकग्राउंड ना दिखे, थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं इसको, अप्लाई। तो देखिए अभी भी नहीं दिख रहा है, हटाना ही पड़ेगा। चलिए देखिए अब सही दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये सोलेनॉइड था, मैंने इस पे वायर रैप कर रही है, वायर रैप हुई है। अब देखो मैंने इसको म्यूट कर लीजिए पहले, तो मैंने इसको ऐसे किया हुआ है, वायर रैप की हुई है इस पे मैंने, मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, ऐसे ये दिखा रहा हूँ पोर्शन। यहाँ पे क्या है, क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है इस तरह से, यहाँ पे क्या है, डॉट। तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घुमा रहे होंगे ना वायर को, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, देखो अंदर जा रहा है मेरी तरफ, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, लाइक दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ पे मेरी तरफ आ रहा है और नीचे जाकर के ऐसे आपकी तरफ आ रहा है। तो ये हो गया क्रॉस, तो ये हो गया डॉट। मैंने सिर्फ यहाँ का और यहाँ का दिखाया है, समझ में आई बात ये क्या कह रहा हूँ मैं? मैंने वायर्स को ऐसे घुमाया, तो जो ऊपर वाली वायर्स है वो कहाँ जा रही हैं, उसमें करंट कहाँ जाएगा, इनमें करंट कहाँ इन्वर्ट जाएगा, जाएगा। मेरे अंदर जाएगा ना, इस तरह से जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, और नीचे कहाँ हो रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है, ये कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि मेरी तरफ आ रहा है करंट, और यहाँ पे डॉट से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्रॉस और डॉट का क्या मीनिंग है। तो देखिए यहाँ पे ये मतलब है, यहाँ पर तो जो क्रॉस दिख रहा है आपको, इनवर्ड करंट है, ये इनवर्ड करंट, ये समझो आप, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। ये है आउटवर्ड करंट, ओप्स, आउटवर्ड करंट, ये प्लेन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना सर उसको? हाँ जी बिल्कुल, इसी प्लेन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं जो आपको स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे वो अगर मैं सिलेंडर रख दूं तो ऊपर क्रॉस है, नीचे क्या है, डॉट, यानी कि ऊपर अंदर जा रही है करंट और यहाँ बाहर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात भी जानते हैं कि करंट की वजह से क्या होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इस पॉइंट पी पे, हमको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बेसिकली हमारा काम तो यही था। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इस वाले पर्सन को कैसा दिख रहा है यहाँ पे करंट, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस पर्सन के लिए? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये पर्सन कहेगा, ये वाला पर्सन कहेगा, ये वाला क्या कहेगा फिर, क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज है। अच्छा, तो सभी क्लॉकवाइज, यहाँ पे सभी, यहाँ से देखने वाला पर्सन सभी को क्या कहेगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये सब क्या कहेगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
और हम ये भी जानते हैं कि ये एक क्या है अपने आप में, एक अपने आप में लूप है ना, ये अपने आप में एक लूप बन रहा है। बहुत सारे लूप हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप बने हुए हैं। और हम लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं कि लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पी पॉइंट पे देखा था हमने। हाँ, तो यानी कि इस सोलेनॉइड के अंदर क्या आएगा, इस सोलेनॉइड के अंदर भी इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्यों आएगा मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि हम जानते हैं कि इस कॉइल की वजह से इसके सेंटर पे भी कुछ आता है और इससे एक्स डिस्टेंस पे भी कुछ आता है। सेम इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी कॉइल, फॉर दिस कॉइल, फॉर दिस कॉइल, फॉर दिस कॉइल एंड दिस। सबके लिए कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो हमको निकालना है, म्यूट कर लो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी नेट कितना होगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन में आपको एरो से दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसे होगा। ये है आंसर, ये है आपको जो याद रखना है। ठीक है, तो बी नेट जो आएगा सोलेनॉइड के अंदर वो है ये फॉर्मूला, उसका ये आ गया। अल्फा और बीटा क्या है देख लीजिए, एंगल कैसे निकाल रहा हूं मैंने लाइन खींची बीच में ऐसे और यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। और एन तो आप जानते ही, छोटा एन क्या है, छोटा एन हम जानते हैं इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई भी आप जानते हो, सब कुछ जानते हो उसमें आप। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये ध्यान रखेंगे हम इस फॉर्मूले को। फॉर सोलेनॉइड हम ऐसा कहते हैं। अब बात आती है एक कॉन्सेप्ट की, जिसको कहते हैं आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है? आइडियल सोलेनॉइड वो होता है जिसकी लेंथ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आर। ठीक है, यानी कि एग्जांपल क्या कह सकता हूं मैं, अ लॉन्ग स्ट्रॉ, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग स्ट्रॉ। स्ट्रॉ तो आप देखते ही हैं, स्ट्रॉ तो यूज करते ही हैं, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं तो स्ट्रॉ यूज करते हैं हम। उस स्ट्रॉ को आप बहुत बड़ा कर दो, बहुत बड़ा कर दो स्ट्रॉ को, तो आप क्या कहेंगे उस केस में क्या होगा, लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी ना इन कंपैरिजन टू रेडियस। तो इसको ऐसे विजुलाइज करें, स्ट्रॉ की तरह विजुलाइज करें कि स्ट्रॉ है बहुत बड़ी। अच्छा, तो आप उस स्ट्रॉ के अंदर बैठ गए, ऐसा समझो कि स्ट्रॉ है 1 किलोमीटर लंबी, स्ट्रॉ इज 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड रेडियस इज हाउ मच, इट इज जस्ट 1.5 सेंटीमीटर, ऐसा समझ लीजिए। स्ट्रॉ है 1 किलोमीटर लॉन्ग और जो रेडियस है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो फॉर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स अगर आप उस स्ट्रॉ के अंदर बैठे हुए हैं तो आप अल्फा बीटा क्या कहेंगे, आप बीच में आ गए स्ट्रॉ के, या आप आजू बाजू घूम रहे हैं उस स्ट्रॉ में, आप उस स्ट्रॉ के अंदर कूद गए, अल्फा और बीटा क्या आएगा बताइए? 0 के आसपास ही सर। मतलब अंदर आ गए आप, उसके मिडिल में आकर के, पहले मिडिल में आ गए आप, फिर आप 200 मीटर आगे जा रहे हैं, 200 मीटर लेफ्ट जा रहे हैं, ऐसा। उस स्ट्रॉ के आप बीच में पहले आए, पहले तो बीच में खड़े हुए, बहुत बड़ी स्ट्रॉ है, कितनी बड़ी है, 1 किलोमीटर लंबी है, रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है, और बीच में खड़े हुए हैं आप, चींटी गई है उस स्ट्रॉ के अंदर, मीठा लगा हुआ था कुछ, तो उस चींटी क्या कहेगी कि अल्फा और बीटा क्या है ज्यादातर? 0। क्यों भाई 0 क्यों होंगे? 90 होंगे ना, 90 होंगे। हाँ, फिगर को देखिए, हाँ इनफाइनाइट वायर्स जैसा होगा ना केस वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा। तो ऐसा समझो, तो स्ट्रॉ है बहुत लंबी, तो फॉर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द पॉइंट इनसाइड, फॉर मोस्ट, therefore for most of the points inside alpha beta is equals to 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो हम बना लेते हैं, तो क्या कहेंगे आइडियल सोलेनॉइड के केस में, हम कहेंगे कि अगर सोलेनॉइड आइडियल है तो एल उसका बहुत बड़ा है, तो म्यूट कर दो।
बी इनसाइड, जस्ट अ सेकेंड, किसी का म्यूट नहीं हुआ। ठीक है, बी इनसाइड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई 1 + 1 ये हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। बी इनसाइड का मतलब आप मोस्ट ऑफ द लोकेशंस के लिए कहाँ पे अंदर ही हैं। तो अगर एक चींटी पाइप के अंदर घुस जाती है तो घुसते ही थोड़ा सा चलने के बाद ही वो कहने लग जाएगी कि अल्फा बीटा 90 है, और वो सारे रीजन्स के लिए क्या कहेगी, अल्फा बीटा 90 है, अल्फा बीटा 90 है। जब वो एकदम कोने पे लटकी हुई है तभी वो कुछ और कहेगी, अदरवाइज इनसाइड अगर वो पहुंच जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वर्ड इनसाइड, ध्यान रखें इनसाइड कह रहा हूँ मैं, तो वहां पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई होती है। तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है ना ये, दिस इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका डायग्राम बनाते हैं अभी, हम समझते हैं और इसको बेहतर तरीके से। और सर, हाँ जी बोलिए। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन है क्या? हाँ जी। सर मेरे पे नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। सबका ऐसे हो रहा है क्या? नो सर सर, सर अभी सही है ना सबका? सही है सर। चलो सही है, देखो क्या हो रहा है, पता करो। सर डिस्कनेक्ट करा था तो हो गया था, तो फिर दोबारा रिकनेक्ट करा तब से स्क्रीन नहीं आ रही। अब क्या करें, अब एक काम करो, बंद करो फिर दोबारा से ज्वाइन करो, फटाफट जल्दी आओ, ओके जल्दी। तो क्या थे हम लास्ट, 12th, ये हम ना ये देख लिया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए आइडियल सॉलिनॉइड कैसा होता है। आइडियल सॉलिनॉइड बनाते हैं, जरा मैं बना के दिखाता हूँ आपको आइडियल सॉलिनॉइड। ये है, ये आइडियल सोलेनॉइड हो गया। अब आप इस कितने भी पॉइंट्स पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इन सब पॉइंट्स के लिए, फॉर ऑल दीज पॉइंट्स क्या कहोगे अब आप बताओ, इतनी हद, इतने सारे हद से ज्यादा पॉइंट्स हैं यहाँ पे, फॉर ऑल दीज पॉइंट्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये बात मैं कहना चाह रहा था, ऐसा समझिए से, फॉर मोस्ट पॉइंट्स, या तभी मैंने बोला बी इनसाइड। इफ समवन इज सेइंग बी इनसाइड तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ लटक जाओ कोने पे, लटकना नहीं है, तो इनसाइड थोड़ी ना हुए आप, आपको बाहर की दुनिया दिख रही है फिर इनसाइड नहीं हुए। अगर कोई इनसाइड कह रहा है तो मतलब अच्छे खासे इनसाइड जाओ फिर आप, ऐसा नहीं कि बस कहने को अंदर आ गए बस जरा सा। इसलिए मैंने बी इनसाइड क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट एन आई लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, तो ये मीनिंग है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड ये होता है, और बी यहाँ कितना आ जाता है, ये होता है म्यू नॉट एन आई। ओके फाइन, अब हम बात करते हैं, इस कोने की बात करते हैं, एट एजेस, ठीक है, बी हम बात करते हैं अब एजेस की। बी कॉर्नर, अब बताओ जरा जी, बी कॉर्नर पे क्या होगा, अल्फा क्या होगा। अगर अल्फा एक मान लो, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं ना आप, अगर ये वाला अल्फा है, पुराने वाली फिगर में मैंने अल्फा किधर को लिया था, अल्फा हो गया 90 डिग्री, बीटा हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री, आप कोने पे लटके हुए, एकदम कोने पे लटके हुए हैं, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2
और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तो 1 प्लस 0 ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2, ये हो गया बी कॉर्नर या एजेस, एज कोने पे, ये हो गया। यानी अगर ग्राफ बनाया जाए, इसका ग्राफ का वेरिएशन देखा जाए कि हम अंदर सब जगह घूम लिए, ग्राफ बना रहे हैं उसका, तो कैसा आएगा, लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। तो ग्राफ देखा जाए तो ऐसा समझिए, ये है हमारा, यहाँ पे बी, यहाँ पे है ये लेंथ है यहाँ पे इसके लॉन्ग, तो बी ऐसा आएगा कुछ, ये कोना हो गया एक -l/2, ये कोना हो गया ये +l/2, ये कोने आ गए ना ये, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बनाना है, वेरिएशन, तो हम कहेंगे वेरिएशन कुछ ऐसा होगा, इस जगह पे कितना है, कोने पे कितना है, कॉर्नर पे, यहाँ पे अगर बीच में कितना है, ये तो है म्यू नॉट एन आई, सेंटर पे तो यही होगा। और हम ये बात भी जानते हैं कि ऑलमोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द रीजन ये म्यू नॉट एन आई रहता है, सेंटर पे तो है ही म्यू नॉट एन आई, सेंटर पे तो यहाँ पे है ही, देखो यहाँ पे तो है ही अल्फा बीटा 90 डिग्री, और यहाँ भी जाऊँ तो भी वही है, यहाँ जाऊँ तो भी वही है, यानी कि फॉर मोस्ट ऑफ द रीजन्स ये यहाँ पे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, यहाँ तक आया। अब बी जैसे ही कोने पे आता हूँ तो हाफ हो जाता है, ये जैसे कोने पे आता हूँ मैं एकदम तो हाफ हो जाता है, यानी कि कोने पे हाफ एकदम तो नहीं हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा ये, लाइक दिस। तो ठीक है, जस्ट, तो ये पॉइंट है म्यू नॉट एन आई का, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 का है, ये है कोने पे। और दूर जाएंगे बाहर तो क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं दूर जाओगे इससे तो 0 हो जाएगा। तो ये तो थे कॉर्नर्स, दीज वर द कॉर्नर्स या एजेस, ये कॉर्नर्स या एजेस थे यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन सोलेनॉइड के केस में। आइडियल सोलेनॉइड हमने लिया, तो ये ग्राफ बनाया हमने यहाँ पर। अब जरा हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसी बात को, हम ऐसा लिखेंगे इसको ना, यहाँ बनाते हैं जरा एक बार। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाती हैं, इसमें यूनिफॉर्म रहती हैं। यूनिफॉर्म, अगर मैं इसको कह रहा हूँ लंबाई कितनी है इसकी, इनफाइनाइट है, तो अंदर क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ी है, 1 किलोमीटर छोड़ो आप, 100 किलोमीटर लंबी है, और आप अंदर कूद गए सोलेनॉइड के, तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइंस के थ्रू बनाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और देखते हैं इसमें फर्दर क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटी।
एक आता है हम्म, ये तो सोलेनॉइड है। एक फिगर का नाम है टॉरॉइड। इस फिगर का नाम है टॉरॉइड। ये क्या होता है? व्हेन वी, यानी कि यूं कह लो, wrapped solenoid into a shape of सर्कल, यानी कि आपने सोलेनॉइड को मोड़ दिया, घुमा लिया। कैसे घुमाया होगा देखते हैं। अच्छा नहीं बन पाया मेरे से, छोड़िए, इसको मैं हाथ से बनाता हूँ। चलो, तो ऐसा था एक, मैंने कुछ ऐसा किया इसमें, मोड़ किया मैंने मोड़ा उसको और ऐसे बना दिया, और इस तरह से मैंने वायर्स इस पे लपेट दी। इस तरह से वायर लपेट दी। इस सब में करंट जा रहा है, इनमें वायर, यहाँ से करंट एंटर कराया मैंने और यहाँ से घुमवा के वापस भी निकलवा लिया ऐसे। इस फिगर को कहते हैं हम टॉरॉइड। इस फिगर का नाम ही टॉरॉइड है। टॉरॉइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने सोलेनॉइड को मोड़ दिया हो, सोलेनॉइड को पकड़ा और घुमा दिया। जैसे पाइप नहीं होता, घरों में पाइप होता है वो प्लास्टिक के, पानी देते जैसे, उसको मोड़ के आपने लगा दिया ऐसे करके। और पूछा जाए, ये पूछ रहा है आपसे कि यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितने होगी, इधर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पे भी क्या है, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, वो वाला फैक्टर है। यानी कि स्ट्रॉ को आपने मोड़ा है, बहुत पतली पाइप को आपने मोड़ा हुआ है। जब इतनी बड़ी पाइप को आप मोड़ेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे भी क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम आता है, ध्यान रखें इस बात को। इट इज म्यू नॉट एन आई। तो कंपैरिजन में आर भी तो बहुत ग्रेटर होगा ना। ये आर छोटे वाला आर होगा ना, ये वाला आर, ये वाला आर होगा। पाइप का आर कह रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला आर नहीं कह रहे हैं सर्कल का। हाँ, वो पाइप को मोड़ने, पाइप वाला आर। तो ये आ गया। अब लेकिन पता है क्या होता है इसमें ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स देता है, एन गिवन होते हैं, जनरली एन गिवन होता है नॉर्मली, यहाँ पे वो एन देता है। तो फिर मैं ये छोटा एन तो नहीं लिख सकता, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? ये देखो, यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं हम आर मीन, ये मीन रेडियस है। और यहां से लेके यहां तक है ये बी, यहां से लेके यहां तक है ये ए, ठीक है। तो आर मीन कितना हो जाएगा? आर मीन हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2, आर मीन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला तो वैसा ही है, लेकिन मेरे को एन, छोटा एन नहीं दिया होता है, मेरे को तो कैपिटल एन दिया होता है। तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा? एन अपॉन 2 पाई आर मीन इनटू आई, ये आएगा। क्योंकि ये भी तो वही है ना, अभी एन है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है टोटल, देखो लेंथ काउंट करो तो इट इज 2 पाई आर। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, 2 पाई आर। पर कौन से वाला आर लिया मैंने? आर मीन लिया है, ठीक है, ये लिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास, आर मीन लिख लिया।
जनरली देखो और भी फैक्ट बताते हैं उसमें, ये एक बात तो ये आपको पता चल गई। समटाइम्स उसने मान लो ए और बी नहीं दिए, इफ ए और बी नहीं गिवन है, अगर ए और बी नहीं गिवन है तो कुछ ना कुछ तो उसने दिया होगा। फिर क्या दिया होगा, और मैं आपको उस पर चर्चा करूं। सिंस ऐसा कह सकते हो आप, क्योंकि आर बहुत छोटा है लेंथ के मुकाबले, तो ए लगभग बी के बराबर ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। देयरफॉर आर मीन क्या हो जाएगा, आर मीन हो जाता है लगभग ए के बराबर या फिर लगभग बी के बराबर। और जनरली ऐसा होता भी है क्योंकि आर हमारा बहुत छोटा है एल के मुकाबले, तो हम ए और बी में ना इतना ज़्यादा फिर फर्क नहीं करते हैं। भाई जो ए है वही मीन भी आएगा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ 5.1 और 5.2 इसका मीन लो, आप निकाल तो लोगे मीन, 5.1 और 5.2 का क्या आएगा, 5.15 आएगा। लेकिन ये बात भी तो कहना सही है ना कि चलो 5.1 ही ले लेते हैं, 5.2 ही ले लेते हैं, क्योंकि इतनी छोटी जब वैल्यू हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एग्जैक्ट क्या लिया। होना है फॉर्मूला एग्जैक्टली यही चाहिए वैसे तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, पर अगर कुछ भी मेंशन ना करे फिर आप सोचें कि सर क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है क्या, यहाँ पे तो मेरे को इनर और आउटर के रेडियस नहीं दिए हुए, तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो सिर्फ अंदर का रेडियस दिया हुआ है इसने, इनर वाला। मैं कहूँगा आपसे कि आप उसी को ले लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक नोट पॉइंट हो गया, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखें। तो यहाँ लिखूंगा सिंस A is almost equals to B, therefore R मीन या तो A के बराबर हो जाएगा लगभग या फिर B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए यही है हमारे लिए। अब नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। तो आप एक बार पढ़ लिया करो किताब से, एक बार बस रीड कर लो कि क्या है। नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है एम्पियर्स लॉ, आप बस रीड कर लीजिएगा, समझ में आए ना आए वो बात छोड़ो, आप बस रीड कर लेना एक बार, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में एम्पियर्स लॉ हम खत्म कर देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।